बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। आज के फर्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, यू पुश अ हैवी क्रेट डाउन अ रैंप एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी एक हैवी वेट है जिसको आप रैंप यानी एक फ्लैट सरफेस के ऊपर पुश कर रहे हैं और आप उसमें जो वेलोसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब उसने आपको बताया कि इस क्रेट पर इस सिचुएशन में जब आप उसे पुश कर रहे हैं तो टोटल 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ओनली 4 फोर्सेस एक्ट ऑन द क्रेट, विच फोर्स डज द ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क ऑन द क्रेट। मतलब यह है कि जब आप उसे पुश कर रहे हैं ऑन द रैंप तो इन जो 4 फोर्सेस की आपको ऑप्शंस गिवन है, इनमें से कौन सी फोर्स होगी जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो फोर्स होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि अगर किसी सरफेस पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती तो फिर वहां पर आपको जस्ट उसे सिर्फ मूव करने की हल्की सी पुश देने की जरूरत होती है। अदरवाइज वहां पर आपको अगेंस्ट द फ्रिक्शन कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं करना पड़ता। सो अगर आप क्रेट को किसी रैंप के ऊपर प्लेस करें तो जो 4 फोर्सेस उस पर एक्ट करती हैं उनमें से एक तो होगी उसका वेट विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस सरफेस का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो होगा वर्टिकली अपवर्ड। अब आप इसे इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं तो जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो है इन दिस डायरेक्शन, और ये फोर्स जब आप अप्लाई करेंगे तो इसकी रीजन होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि ऑब्वियसली आपकी इस अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स अप्लाई की जाती है उसे मूव करने के लिए तो उस अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट एक्ट करती है, और बेसिकली इसी फ्रिक्शनल फोर्स को अपोज करके आप उस ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे होते हैं या उस ऑब्जेक्ट पर वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द नॉर्मल फोर्स, द फोर्स यू पुशिंग, इन 4 ऑप्शंस में से जो आपसे पूछा गया कि कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम वर्क परफॉर्म करना पड़ता है, तो वो फोर्स होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो इन 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो होगी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये था फर्स्ट एमसीक्यू। अब आप देखें सेकंड एमसीक्यू की स्टेटमेंट क्या है। इसमें आपसे कहा गया द फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ वायर इज K एंड दैट ऑफ अनदर वायर इज 3K। ये जो फोर्स कांस्टेंट है बेसिकली ये उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर या उन चीजों के अंदर एग्जिस्ट करता है जिनमें इलास्टिसिटी होती है। आई मीन कि वो ऑब्जेक्ट्स जिन्हें आप स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं तो उसके अंदर फोर्स कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगा। सो आपके पास 2 वायर्स हैं जिन्हें आप स्ट्रेच कर सकते हैं। एक वायर का जो फोर्स कांस्टेंट है वो है K, दूसरी वायर का है फोर्स कांस्टेंट 3K। अब उसने कहा कि इन दोनों वायर्स को आपने स्ट्रेच किया थ्रू सेम डिस्टेंस। अब आप ये बताएं कि इनको स्ट्रेच करने में, अगर इसको स्ट्रेच करने में जिसका फोर्स कांस्टेंट था K आपने वर्क परफॉर्म किया W1, और जिसका फोर्स कांस्टेंट था 3K इसको स्ट्रेच करने में आपने जो वर्क परफॉर्म किया वो है W2। तो अब आप बताएं कि इन दोनों वर्क्स में क्या रिलेशनशिप होगा। सो इसके लिए पहले हम वर्क की इक्वेशन बनाते हैं फॉर बोथ वायर्स, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस सेम है। तो सपोज कर लें कि जब आपने इन वायर्स को स्ट्रेच किया तो आपने डिस्टेंस x तक दोनों को स्ट्रेच किया होगा। अब इसमें जब आप फोर्स लिखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें इलास्टिसिटी हो और आप उन्हें स्ट्रेच कर रहे हो तो उन्हें स्ट्रेच करना अकॉर्डिंग टू रीस्टोरिंग फोर्स होता है, जिसकी वैल्यू हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग होती है F = kx। इसमें आपके पास जो फर्स्ट सिचुएशन है, क्योंकि उसमें फोर्स कांस्टेंट K है, सो इसमें आपके पास फोर्स की वैल्यू भी F = kx होगी। जबकि जो सेकंड वायर है उसमें फोर्स की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो यहां पर K क्या है, 3K है, और आपने सेम x तक उसे स्ट्रेच किया। सो इस पर जो फोर्स अप्लाई होगी या रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो होगी 3kx। अब ये वो फोर्सेस हैं जिनकी वजह से इनको स्ट्रेच करने में आप वर्क परफॉर्म करेंगे। सपोज इस वाली वायर में जो आपने वर्क परफॉर्म किया वो था W1,
वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी आपने अप्लाई की? फोर्स है अकॉर्डिंग टू रीस्टोरिंग फोर्स kx, डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा दोनों में सेम होगा, वो है x। सो ये हो जाएगा kx स्क्वायर। ये वो वर्क है जो आपने फर्स्ट वायर को स्ट्रेच करने में परफॉर्म किया। अब आप सेकेंड वायर जिसका फोर्स कांस्टेंट था 3k, उसके लिए वर्क कैलकुलेट करेंगे तो वर्क अगेन फोर्स इनटू डिस्टेंस ही होगा। फोर्स की वैल्यू इसमें आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज 3kx, डिस्प्लेसमेंट अगेन x है, सो वर्क क्या हो जाएगा? 3kx स्क्वायर। सो फर्स्ट वायर को जब आपने स्ट्रेच किया तो वर्क परफॉर्म हुआ kx स्क्वायर, जब सेकेंड वायर को आपने स्ट्रेच किया तो जो वर्क परफॉर्म हुआ वो है 3kx स्क्वायर। इन दोनों वर्क्स का आपने रिलेशनशिप ढूंढना है, क्योंकि आपको जो ऑप्शंस गिवन है वो W1 W2 के रिलेशनशिप्स की हैं। सो इस रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए आप सिंपली ये करें कि इस वर्क को इस फर्स्ट वायर के वर्क से डिवाइड कर दें। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से चीजें चेंज होंगी। इसकी वैल्यू है 3kx स्क्वायर और फर्स्ट केस का जो वर्क है वो है kx स्क्वायर, दैट इज kx स्क्वायर। अब आप इसमें देखें तो आपके पास ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो गए, तो वर्क किसके इक्वल आ जाएगा? ये W1 आप राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लें तो ये इनका रिलेशनशिप होगा। यानी सेकेंड वायर को जो वर्क परफॉर्म करना है आपने इस डिस्टेंस तक स्ट्रेच करने के लिए, वो फर्स्ट वायर के लिए जो वर्क परफॉर्म होगा उसका 3 टाइम्स होगा। सो इसमें आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से ऑप्शन नंबर डी आपके कैलकुलेटेड आंसर से मैच करती है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी फॉर सेकेंड वायर वी नीड टू परफॉर्म more work for the stretching through the same distance which is x, क्योंकि इसका फोर्स कांस्टेंट बिगर है, सो इसको स्ट्रेच करने के लिए हमें वर्क भी ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा। ये थी आज की सेकेंड एमसीक्यू की स्टेटमेंट और उसका सोल्यूशन। हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं रिमेनिंग एमसीक्यूज की स्टेटमेंट्स क्या हैं। जी डियर स्टूडेंट, थर्ड एमसीक्यू एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड है। Escape velocity on the surface of Earth is 11.2 km per second. If the mass of Earth increases to twice its value and radius of Earth becomes half, then escape velocity is. यहाँ पर उसने अर्थ की पहले आपको जो नॉर्मल उसका रेडियस और मैस है उसके अकॉर्डिंग escape velocity बताई और वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर उसने कहा कि अगर अर्थ का मैस आप इंक्रीज करके ट्वाइस कर देते हैं और उसका जो रेडियस है वो आप हाफ कर देते हैं, यानी अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसमें आप ये चेंजेस लेकर आते हैं, तो फिर बताएं क्या एस्केप वेलोसिटी यही रहेगी या चेंज हो जाएगी। सो अगर आप इसकी जो सिचुएशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैस लिखें तो अर्थ का जो न्यू मैस है वो ओरिजिनल मैस का क्या है? ट्वाइस, तो ओरिजिनल मैस को आप डबल कर दें और जो न्यू रेडियस है वो ओरिजिनल रेडियस का क्या है जी? हाफ है। सो हमारा न्यू रेडियस ऑफ अर्थ ओरिजिनल रेडियस का हाफ हो गया। और हमें मालूम है कि एस्केप वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो होता है 2gme/re। ये तब है जब आपके पास मैस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ अपनी ओरिजिनल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो। अब हमने जो ये वाली कंडीशंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखी हैं, इनके अकॉर्डिंग जो हमारे पास न्यू एस्केप वेलोसिटी बनेगी उसमें आप me प्राइम और re प्राइम यानी न्यू मैस न्यू रेडियस की वैल्यूज को यूज करेंगे। जब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखते हैं कि न्यू एस्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ सरफेस क्या चेंज होती है या वही रहती है। 2g मैस ऑफ अर्थ हमने जो न्यू लिया है वो ओरिजिनल का डबल हो गया और जो रेडियस है वो ओरिजिनल का हाफ हो गया। अब आप इन वैल्यूज को अगर रीअरेंज करें तो आपके पास कुछ इस तरह फैक्टर चेंज होगा। ये 2 आप ऑब्वियसली यहां पर शिफ्ट कर देंगे तो इट विल बी 2 into 2 क्या हो जाएगा? 4gme डिवाइडेड बाय re। अब यहां पर ये वाला 2 जब इधर आया इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो जाएगा? 4,
लेकिन ये 2 अभी रिमेनिंग है। सो जब आप इस 4 को लिखेंगे तो साथ आप यहाँ ये वाला जो रिमेनिंग 2 है इसे लिखना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर ये जो 4 है ये अंडर रूट के अंदर है, सो इसे आप बाहर जब शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी 2, ये 4 आपने बाहर शिफ्ट किया और जो रिमेनिंग अंडर रूट के अंदर फैक्टर है वो आप एज इट इज लिख दें। क्या ये जो फैक्टर आया है अंडर रूट के अंदर ये ओरिजिनल एस्केप वेलोसिटी वाला नहीं है? यस, ये बिल्कुल वही है जो ओरिजिनल एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ है। सो ये आपके पास किससे रिप्लेस हो जाएगा? ओरिजिनल एस्केप वेलोसिटी से, जिसकी वैल्यू उसने हमें क्वेश्चन में दी थी, दैट वाज 11.2। सो आप 11.2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इन ऑप्शंस में से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा आंसर आ जाएगा 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। सो जब आपने मास ऑफ अर्थ को डबल किया, रेडियस को हाफ किया, तो जो न्यू एस्केप वेलोसिटी आएगी वो इंक्रीज होकर आएगी और वो ओरिजिनल एस्केप वेलोसिटी के डबल होगी, विच इज 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। सो ये था आपके पास थर्ड एमसीक्यू। अब फोर्थ एमसीक्यू देखते हैं। फोर्थ एमसीक्यू में आपसे कहा गया कि ये जो 4 ऑप्शंस आपको डिफरेंट फोर्सेस की गिवन है, इनमें से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है? आपने जब वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था, वहां पर आपको बताया गया था कि 2 तरह की फोर्सेस या 2 तरह की फील्ड्स होती हैं। एक होती है कंजर्वेटिव फील्ड और दूसरी होती है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जिनके फील्ड में जब आप वर्क परफॉर्म करें तो वो वर्क डन पाथ पर डिपेंड ना कर रहा हो। आप उस फोर्स के फील्ड में चाहे जिस भी पाथ से सेम पॉइंट तक जाएंगे तो वर्क डन की वैल्यू सेम आएगी। यानी कंजर्वेटिव फील्ड में या कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड वो होती है जिसमें जब आप वर्क परफॉर्म करते हैं along different path to reach the same point, तो वहां पर वर्क डन डिपेंड करता है पाथ पर। सो जब आपके पास वो फोर्स फील्ड हो जिसमें वर्क डन पाथ डिपेंडेंट हो, यानी डिफरेंट पाथ्स में जब आप सेम पॉइंट तक पहुंचते हैं तो वर्क डन की वैल्यूज भी डिफरेंट होती हैं। सो वो वाला फोर्स जिसके अंदर वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा हो, वो इन 4 आपको जो फोर्सेस गिवन हैं इनमें से है फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि जब आप एक लेवल से किसी दूसरे लेवल तक जाएं तो जब आप डिफरेंट पाथ्स में से जाएंगे तो हर पाथ में फ्रिक्शन की वैल्यू डिफरेंट होगी। सो आपने फ्रिक्शनल फोर्स को जब ओवरकम करना होगा तो आपको वर्क भी डिफरेंट परफॉर्म करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स का जो फील्ड होता है उसमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। सो वो फील्ड कहलाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। बाकी जितनी भी ये तीनों फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, ये बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। इनमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के कॉन्सेप्ट से था। अब 5th अगर आप देखें तो इसमें है सिंपल सा है, व्हेन द स्पीड ऑफ अ कार इज डबल देन बाय व्हाट फैक्टर डज इट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। सिंपल सा है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होती है 12 mv²। उसने कहा कि आपके पास कार जब मूव कर रही थी तो आपने उसकी स्पीड को क्या कर दिया? डबल कर दिया। इसमें से जो v का फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। सो जो न्यू काइनेटिक एनर्जी आएगी वो इस न्यू वेलोसिटी के या स्पीड के अकॉर्डिंग होगी। वो हो जाएगी 12 mv²। और न्यू वेलोसिटी ओरिजिनल वेलोसिटी का क्या है? डबल है। सो आपने v' की वैल्यू पुट की, दैट इज 2v। अब आप जब इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो इट विल बी 12 mv²। और ये जो 2 है इसका जब स्क्वायर होगा तो वो आ जाएगा 4। सो ये बन जाएगा 12 mv² इंटू 4।
इसमें से जो ये फैक्टर है हाफ mv², ये ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी वाला ही है। सो आप हाफ mv² को ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस करेंगे, तो ये बनेगा 4 हाफ mv², और ये जब आप ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस करेंगे तो न्यू काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज बनेगा। सो जब आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को या वेलोसिटी को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी उसके डबल होने से 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसमें जब वेलोसिटी का अगर आप फैक्टर देखें तो वेलोसिटी स्क्वायर फॉर्म में है। सो जब भी इसको आप डबल करेंगे तो स्क्वायर होकर वो क्या हो जाएगी, 4। सो न्यू काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी होगा। सो आपके पास ऑप्शन सी इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ये थे आपके फर्स्ट 5 MCQ। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि रिमेनिंग MCQs की स्टेटमेंट्स क्या हैं। जी डियर स्टूडेंट, MCQ नंबर 6 सिंपल सा है, जिसमें आपको जस्ट एक रिलेशनशिप अगर याद है कि 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल था, 746 वॉट्स के इक्वल है। उसने यही पूछा कि 1 हॉर्स पावर इज गिवन बाय 746 वॉट्स, 746 जाउल, 746 किलोवाट्स एंड 746 फुट पाउंड्स। इसमें ऑब्वियस है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये आपके पास करेक्ट है, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपने अपनी बुक में पढ़ा था कि 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट्स। ये तो सिंपल सा था। अब नेक्स्ट 7th है, वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर। वर्क डन नेगेटिव की आपने स्केलर प्रोडक्ट में भी एग्जांपल पढ़ी थी कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल होते हैं तो वर्क डन नेगेटिव होता है, क्योंकि जो वर्क की इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है, वर्क इज इक्वल टू F डॉट डी। वर्क होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर आप थीटा 180 डिग्री यूज करते हैं तो ये आएगा एफ डी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 होता है जी नेगेटिव या -1। सो वर्क डन क्या आ जाता है, माइनस में। सो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल होते हैं तो वर्क डन बिकॉज ऑफ 180 डिग्री एंगल क्या आता है, नेगेटिव आता है। सो उसने ऑप्शंस दी थी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर और एट 45, तो ऑब्वियसली यू विल गो विद ऑप्शन नंबर बी विच इज एंटी पैरेलल। ये था सिंपल सा आपके पास वर्क से रिलेटेड MCQ। अब MCQ नंबर 8 की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो वो है, 2 bodies of masses M1 and M2 have equal momentum। मैसेज है M1 M2 और दोनों में जो मोमेंटम है यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो सेम है। फिर उसने कहा कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जीज हैं वो E1 एंड E2 हैं। आप ये बताएं कि ये E1 और E2 जो दोनों की, इसकी E1 है, M2 की E2 है, इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जीज हैं इनकी रेशोज फिर क्या होंगी। इसके लिए जब आपने काइनेटिक एनर्जीज की रेशोज ऑब्वियसली फाइंड आउट करनी है तो आपको गिवन क्या है, मोमेंटम सेम गिवन है। सो इसका मतलब कि आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशनशिप पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो डाटा की वैल्यूज हैं उनमें आपको मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी से ही कैलकुलेशन करके बताना है कि काइनेटिक एनर्जी E1 और E2 का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा। इसके लिए अगर आप काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन देखें तो वो होती है हाफ mv²। क्योंकि मैंने काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन बनाना है, सो मैं इस राइट हैंड साइड पर मोमेंटम को लाने की कोशिश करूंगी। यहां पर m इंटू वी तो है, क्योंकि मैं जानती हूं मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो अगर मैं इस राइट हैंड साइड को मास से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, ये हाफ, यहां जब मास मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा m² v², और ऑब्वियसली मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, सो यहां आ जाएगा m। अब ये क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी क्या होता है, वो होता है मोमेंटम। सो ये m² v² है तो इट विल बी p² डिवाइडेड बाय 2m। अब इस रिलेशनशिप p² ओवर 2m और ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, सो यहां से हम मोमेंटम और एनर्जी का रिलेशनशिप बना सकते हैं। अगर ये 2m आप यहां से इस साइड पर शिफ्ट करें तो आपके पास p² किसके इक्वल हो जाएगा, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी।
सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्क्वायर है तो आप स्क्वायर को ख़त्म करें तो आपके पास दोनों साइड से आप स्क्वायर रूट लेंगे, तो इट विल बी p इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। सो ये वो रिलेशनशिप है जो हमें इस MCQ को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अभी तो मैंने आपको डेरिवेशन बताई, लेकिन आपको ये रिलेशनशिप ज़बानी याद होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का आपस में क्या लिंक है, दैट इज √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब इस रिलेशनशिप को आप यूज करेंगे और दोनों मैसेज के लिए मोमेंटम की वैल्यूज लिखेंगे। फर्स्ट मैस जो कि है m1, उसके लिए मोमेंटम हो जाएगा p1, और जब आप राइट हैंड साइड लिखेंगे तो 2m1, और हमें दिया गया था कि इसकी काइनेटिक एनर्जी को आप E1 से इंडिकेट करेंगे। इसी तरह जब आप फॉर मैस m2 लिखेंगे तो उसका मोमेंटम हो जाएगा p2, राइट हैंड साइड पर आएगा 2m2 और इसकी एनर्जी थी E2। सो ये आपके पास दोनों मैसेज के मोमेंटम और एनर्जीज के रिलेशनशिप आ गए। अब आपने इनमें दोनों को अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो उसने कहा कि इक्वल मोमेंटम है। इसका मतलब कि ये जो दोनों मोमेंटम हैं ये फॉर मैस m1 और m2 इक्वल हैं। सो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे, तो इट विल बी 2m1 E1 इक्वल्स टू 2m2 E2। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो राइट और लेफ्ट साइड पर क्या कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल करने के लिए पहले आप ये करें कि दोनों साइड्स का स्क्वायर कर लें। जब आप दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा और आप सिंपली दोनों साइड्स पर रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकेंगे। ये आपने 2 और 2 का फैक्टर कैंसिल कर दिया। अब आपने फाइंड करना है E1 एंड E2 का रेशो। इस रेशो को फाइंड करने के लिए आप E2 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करें और M1 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करें, तो यू विल गेट द रेशो ऑफ E1 एंड E2 विद मैसेज। ये दोबारा देख लें, E2 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर जब शिफ्ट किया तो ये बनेगा E1 डिवाइडेड बाय E2। M1 को मैंने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो ये है M2 डिवाइडेड बाय M1। अब यहां पर क्योंकि डिवीजन को आप रेशो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो इट विल बी E1 रेशो E2 इज इक्वल टू इनवर्स रेशो ऑफ मैसेज। सो अब आप ऑप्शंस देखें कि E1 एंड E2 का जो रेशो है वो क्या A, B, C, D में से किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, तो ये आता है M2 रेशो M1 जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर C के अकॉर्डिंग है। सो एनर्जीज का जो रेशो है वो इनवर्स रेशो ऑफ मैस के इक्वल है, क्योंकि अगर ये E1 ओवर E2 है तो राइट हैंड साइड पर M2 ओवर M1 है, विच मीन्स एनर्जीज रेशो इज इक्वल टू इनवर्स रेशो ऑफ द मैसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो डियर स्टूडेंट, ये थे अभी के 8 MCQs। अब मूव करते हैं फर्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि रिमेनिंग MCQs की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, MCQ नंबर 9 की स्टेटमेंट है द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय विंड्स, ग्रेविटी, क्लाउड्स, रोटेशन ऑफ द अर्थ। इसका मतलब ये है कि आपके अर्थ के सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है वो क्यों आपके अर्थ के साथ बाउंड है, या वो एक स्पेसिफिक जो उसकी डिफरेंट लेयर्स हैं वो अपनी अपनी पोजीशन पर कैसे खड़ी हैं, उनके खड़े होने की क्या वजह है। आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, जिनको आप सिंपल वर्ड्स में एयर बोलते हैं। अब इस एयर में या इस एटमॉस्फेयर में जो स्टेबिलिटी है उसकी बेसिक रीजन है ग्रेविटी ऑफ अर्थ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बाय ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो इसमें आपसे यही पूछा गया कि व्हाई द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ, द रीजन इज ग्रेविटी। बाकी जो ऑप्शंस हैं विंड, क्लाउड्स, रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये सारे आपके पास ऑब्वियसली रॉन्ग कंसिडर होंगे क्योंकि स्टेबिलिटी का लिंक है ग्रेविटी के साथ। MCQ नंबर 10 कहने को तो MCQ है लेकिन इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट एक न्यूमेरिकल है, यानी आपको पूरा ये सॉल्व करके इसकी ऑप्शंस में से सिलेक्शन करनी पड़ेगी। स्टेटमेंट है इफ द मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड।
by 44%, 55%, 66% and 77%। इसमें आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट था जिसका आपको मोमेंटम, जो भी इनिशियल मोमेंटम था, उस इनिशियल मोमेंटम से आपने उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को 20% इंक्रीज कर दिया। अगर मोमेंटम 20% इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा, ये आपने कैलकुलेट करना है। इसके लिए पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जब आपने 20% इंक्रीज किया तो जो फाइनल मोमेंटम आया वो कितना था। सपोज करें कि आपके पास जो इनिशियल मोमेंटम है वो है MI/VI और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस मोमेंटम के कोरिस्पॉन्डिंग जो है वो है हाफ MI/VI²। अब आपने मोमेंटम को 20% इंक्रीज किया तो जो फाइनल मोमेंटम होगा ऑब्वियसली वो इनिशियल मोमेंटम प्लस 20% ऑफ इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, क्योंकि आपने 20% जो इंक्रीज किया है वो इनिशियल मोमेंटम में ही किया है। सो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम MI/VI, 20% का मतलब है 20 डिवाइडेड बाय 100। सो जब आप 20 को 100 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.2 ऑफ इनिशियल मोमेंटम विच इज MI/VI। अब यहाँ पर क्या है, 1 MI/VI और 0.2 MI/VI, ये दोनों जब ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 1.2 MI/VI। So it means final momentum which is MF/VF equals to 1.2 MI/VI। यहाँ पर क्योंकि ऑब्वियसली मैस हमेशा आपने पढ़ा है कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, सो फाइनल मैस हो या इनिशियल मैस हो वो तो सेम होगा। जब ये दोनों मैसेज सेम हैं तो ऑब्वियसली ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी और आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 1.2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ये हमने क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज बताना है और आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी का स्क्वायर आता है यानी हाफ mv²। सो वहां पर जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है उसके लिए हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए और फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए जब तक हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता होगी हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सो जो उसने डाटा दिया था 20% इंक्रीज इन मोमेंटम, उसे यूज करके आपने पहले कैलकुलेट कर लिया फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 1.2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आई। अब आप इस फाइनल वेलोसिटी को यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी और वो होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अभी आपने कैलकुलेट किया कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का 1.2 टाइम्स है, सो आपने यहाँ वो फैक्टर पुट किया। अब जब आप इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 1.2 स्क्वायर आप सेपरेट कर लें तो रिमेनिंग क्या होगा, हाफ mvi², क्योंकि ये स्क्वायर 1.2 का मैंने सेपरेट कर लिया। अब इसमें जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये क्या है, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी, कौन सी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। सो आपके पास ये वाली जो टर्म है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट 1.44 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ आपको ये पता चल गया कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से 1.44 टाइम्स ज्यादा होगी, क्योंकि उसने आपको ऑप्शंस जो हैं वो परसेंटेज में दी हैं और मोमेंटम का चेंज भी उसने परसेंटेज में दिया था। सो हमें जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ेगा वो भी परसेंटेज में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जी, वो होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। ये वो फार्मूला है जो आपने कई प्रैक्टिकल्स में भी हमेशा यूज किया है फॉर द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी। सो हमने जब काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज इंक्रीज करना है तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे, जिसमें आपको पता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का 1.44 टाइम्स है। सो आपने इस टर्म को इससे रिप्लेस कर दिया। अब आप देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो वाली टर्म यहाँ से अगर आप कॉमन लेते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से जब आपने काइनेटिक एनर्जी की टर्म जो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म है उससे कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1.44, यहाँ क्या बच जाएगा जी -1, और जो आप टर्म काइनेटिक एनर्जी की कॉमन लेंगे वो ऑब्वियसली यहाँ डिनोमिनेटर में मौजूद काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी
और आपके पास जो रिमेनिंग फैक्टर होगा वो होगा 1.44 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 0.44 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड इट विल बी 44%। सो जब आपके ऑब्जेक्ट का मोमेंटम 20% इंक्रीज हुआ तो जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आया वो है 44%। सो जो ऑप्शन ए है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन कंसिडर होगी। सो ऐसी सिचुएशन में जब सिर्फ आपको इंक्रीज इन मोमेंटम परसेंटेज में गिवन हो और आपने काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना हो तो सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग द फाइनल मोमेंटम इक्वेशन। सो इस इक्वेशन से आपने फाइनल वेलोसिटी फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली और देन आपने परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का ये सिंपल फार्मूला यूज करना है, देन यू कैन गेट द फाइनल आंसर फॉर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सो कहने को तो ये एक एमसीक्यू है लेकिन ऑलमोस्ट इसमें पूरा एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना पड़ता है टू गेट द करेक्ट आंसर। ये था एमसीक्यू नंबर 10। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं रिमेनिंग एमसीक्यू की स्टेटमेंट्स क्या हैं। जी डियर स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 11 की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू देन न्यू मोमेंटम विल बी। अब यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज बताया गया है और आपने बताना है कि अगर काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाए तो फिर उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना चेंज होगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी एक एमसीक्यू में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप बताया था और मैंने कहा था कि आपने ये याद रखना है क्योंकि कई ऐसे एमसीक्यूज आएंगे जहां पर आपको काइनेटिक एनर्जी के चेंज से मोमेंटम या मोमेंटम के चेंज से काइनेटिक एनर्जी का चेंज बताना होगा और वो रिलेशनशिप है मोमेंटम इक्वल्स टू √2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। इस रिलेशनशिप को हम यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू हो, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है जी, 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इस कंडीशन को हम यूज करेंगे इसके अंदर और देखेंगे कि हमारे पास मोमेंटम की क्या वैल्यू आती है। सपोज ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है। अब हमने तो ऑब्वियसली फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना होगा। सो PF इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है उसके लिए आप ये वाली टर्म यूज करेंगे विच इज PF इक्वल्स टू √2m और फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर जो 4 है उसे आप अंडर रूट की टर्म से बाहर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 2 और बाकी जो रिमेनिंग है 2m काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वो आप एज इट इज लिख दें। अब आप ये देखें कि ये है PI विच इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो ये वाली जो टर्म है ये किसके इक्वल है, ये PI के। सो PF किसके इक्वल हो जाएगा, 2PI के। सो आपके पास जो फाइनल मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम से ट्वाइस हो गया या डबल हो गया। सो अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए में आपसे कहा गया है कि जो फाइनल मोमेंटम बनेगा या न्यू मोमेंटम दैट विल बी ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि ये है 3 टाइम्स, ये है 4 टाइम्स और ये है रिमेन्स कांस्टेंट। सो ये था आपका एमसीक्यू नंबर 11। अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 12 की क्या स्टेटमेंट है। 12 में आपसे कहा गया 2 bodies with kinetic energy in the ratio of 4:1 are moving with equal linear momentum। यानी उनकी काइनेटिक एनर्जीज डिफरेंट है, उनकी काइनेटिक एनर्जीज का जो रेशो है 2 मैसेस का वो है 4:1, लेकिन उनका जो मोमेंटम है वो सेम है। अब उसने कहा द रेशो ऑफ देयर मैसेस इज, इनमें से आपने बताना है कि फिर उनके मैसेस की रेशो क्या है। सो अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन मोमेंटम और एनर्जी का रिलेशनशिप लिखें तो मैं इसी इक्वेशन को दोबारा यूज कर रही हूं जो मैंने आपको बताया कि आप याद कर लें, लेकिन यहां पर मैंने इसका स्क्वायर नहीं लिया था, यहां मैं उसे स्क्वायर करके ले रही हूं। जब मैं स्क्वायर करूंगी तो ऑब्वियसली ये अंडर रूट वाली जो टर्म है ये गायब हो जाएगी। सो फर्स्ट मैस जो कि हम ले लेते हैं M1,
उसके लिए जो मोमेंटम है वो है p1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2m1 e1, और जो दूसरा मैस होगा हमारे पास m2, उसके लिए जो मोमेंटम की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी p2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m2 e2। और आपसे ये कहा गया कि दोनों ऑब्जेक्ट्स या दोनों जो मैसेज हैं उनके मोमेंटम की वैल्यूज सेम है। अगर मोमेंटम सेम है तो इसका मतलब p1 और p2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब उसने जो कंडीशन हमें दी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो काइनेटिक एनर्जीज हैं, सपोज हम उन्हें E1 रेशो E2 लिख लेते हैं, वो किस रेशो में है, वो रेशो है 4:1। सो 4:1 आपने लिखा, रेशो का मतलब ऑब्वियसली डिवाइड होता है, तो E1 डिवाइडेड बाय E2 इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 1। अब यहां पर इस रिलेशनशिप में E1 और E2 की वैल्यू आप इससे और इस इक्वेशन से पुट करेंगे। E1 की क्या वैल्यू बनेगी, E1 होगा बेटा जी p1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1, और यहां से अगर आप E2 की वैल्यू लिखें तो वो होगा p2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m2। ये आपके पास E2 की वैल्यू यहाँ डिनोमिनेटर में आएगी, E1 की वैल्यू ऑब्वियसली न्यूमरेटर में आएगी। ये p1 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब आपने ये वैल्यूज यहाँ पर पुट की, E1 की वैल्यू, और साथ ही क्यों ना ये करें कि ये P1 और P2 क्योंकि इक्वल हैं, सो इक्वल होने की वजह से आप इसे सिंपली P लिख दें। सो जब आप E1 की वैल्यू पुट करेंगे तो इट विल बी P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ऑब्वियसली ये M1 था तो यहाँ पर भी M1 आएगा। E2 किसके इक्वल है जी, डिवाइडेड बाय P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m2, इट इज इक्वल टू 4:1 या 4 डिवाइडेड बाय 1। इसे आप अब रीअरेंज करेंगे तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ये बनेगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2m1 डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। इसमें यहाँ पर जो ये वाला p है इट इज p स्क्वायर, वो मैंने एज इट इज लिख दिया। ये 2m2 ऑब्वियसली न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1। अब इसमें ये वाला फैक्टर भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों मोमेंटम इक्वल थे, 2 का फैक्टर भी कैंसिल हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग होगा वो होगा m2 डिवाइडेड बाय m1 विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 1। आपने क्या बताना था, रेशो ऑफ द मैसेज। तो आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो रेशो ऑफ मैसेज की ही फॉर्म में बन रही है, लेकिन m2 डिवाइडेड बाय m1 है, तो क्यों ना इसको हम ऑब्वियसली m1 ओवर m2 कर लें। तो दोनों साइड्स पर आप जब इन्वर्स करेंगे तो ये बन जाएगा m1 डिवाइडेड बाय m2। साथ ही आपको राइट हैंड साइड पर भी इन्वर्स करना पड़ेगा, तो वो बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 4। सो m1 रेशो m2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1:4 के। सो आपके पास जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं अब आप उन्हें देखें कि रेशो ऑफ देयर मैसेज 1:2, 1:1, तो ये है 1:4, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ये था कि किस तरह आपको मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जीज के रेशोज को अगर कैलकुलेट करना हो तो अगेन वही इक्वेशन आप यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको स्क्वायर करके, ताकि आपके जो डाटा की वैल्यूज हैं वो उसमें फिट हो सकें। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं एमसीक्यू नंबर 13 की क्या स्टेटमेंट है। जी डियर स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 13 अगेन एक ऐसा एमसीक्यू है जिसमें आपको ऑलमोस्ट एक पूरा न्यूमेरिकल ही सॉल्व करना पड़ेगा, तब आप उसके करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। कहा गया जी अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद मोमेंटम ऑफ 10 kg मीटर पर सेकेंड। अब इस बॉडी पर आपने एक फोर्स अप्लाई की, कितनी, 0.2 न्यूटन। फोर्स एक्ट्स ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी फॉर 10 सेकेंड्स। आपने बताना है कि अगर इतनी फोर्स 10 सेकेंड्स के लिए उस पर अप्लाई हुई तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा। अगेन अगर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है तो इसका मतलब हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें ऑप्शंस परसेंटेज में गिवन नहीं है, सो जब हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी। हम सिंपली फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो हमारी ऑप्शंस ऑब्वियसली फिर सिलेक्ट हो सकेंगी। अब हमारा जो डाटा था उसमें मास गिवन था, मोमेंटम, फोर्स एंड टाइम।
सबसे पहले ऑब्वियसली फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए। सो अब हमारा जो माइंड है वो ऐसे ट्रैक पर चलना चाहिए कि हम किस तरह इस गिवन डाटा को यूज करके फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पहले हम मोमेंटम की जो इक्वेशन होती है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इसमें डाटा पुट करेंगे। मोमेंटम गिवन है 10, मास गिवन है 5, सो ऑब्वियसली यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी होगी जो कि आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। 5 यहाँ पर आकर आप डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरी जो हमें फोर्स की वैल्यू गिवन है उससे हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। फोर्स है 0.2, मास है 5 kg। यहाँ से आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो इट विल बी 0.2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है और ये इनिशियल वेलोसिटी की। अब आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके सिंपली फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है 2 और एक्सेलरेशन है 0.04, टाइम है 10। जब आपने इस पूरे फैक्टर को सॉल्व किया तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 2.4 मीटर पर सेकेंड। अगर फाइनल वेलोसिटी आ गई तो आप बड़े आराम से फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी से आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बनेगा हाफ mv(f)² और ये होगा हाफ mvi²। इसमें से हाफ m का फैक्टर आप कॉमन ले लें तो रिमेनिंग होगा vf² माइनस vi²। हाफ और m की वैल्यू है आपके पास 5, vf की वैल्यू है 2.4, स्क्वायर हो जाएगा, vi की वैल्यू है 2। जब आप इस पूरे फैक्टर को यहाँ से ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आएगी 4.4 जूल। सो जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन विच इज 4.4 जूल। सो ये था किस तरह आपने डाटा को यूज करके और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं लास्ट एमसीक्यू की क्या स्टेटमेंट है। सिंपल सा है, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर डबल, वर्क डन इज। आप जानते हैं जी इसमें वर्क डन की अगर आप इक्वेशन लिखें तो वो होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब उसने कहा कि दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपने क्या कर दिए हैं, डबल कर दिए हैं और ऑब्वियसली इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ही किए होंगे। फोर्स कितनी हो गई 2F और डिस्प्लेसमेंट भी डबल हो गया तो इट विल बी 2D, तो ये हो जाएगा 4F इंटू D। F इंटू D क्या है, ओरिजिनल है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वर्क। सो जो न्यू वर्क होगा आपके पास वो ओरिजिनल वर्क से 4 टाइम्स ज्यादा आएगा। वर्क would be double, 4 time, half, 1/4 time. Obviously you will go with option number B which is 4 times. So dear student, ये थे आज के 14 total MCQs जिसमें आपने देखा कि कुछ MCQs ऐसे थे जिन्हें सॉल्व करने के लिए आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ डाटा को यूज करके वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़ता है। सो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मजीद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मुलाकात करेंगे। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।